हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। ये जो अलाउंसेस है ये इनकम फ्रॉम सैलरी का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक एम्प्लॉई कहीं पर जॉब करता है तो उसे उस जॉब में उसके सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस भी उसे मिलते हैं, और अलाउंसेस के अलावा बहुत सारे पर्क्यूसाइड्स भी मिलते हैं जिसे हम फैसिलिटी भी कहते हैं। बट हम इस चैप्टर में इस पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, एक एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम अलाउंसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सैलरी के कैलकुलेशन में किन किन पॉइंट्स को हम लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बेसिक सैलरी को लेते हैं। बेसिक सैलरी में भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड होते हैं, जैसे पेंशन है, एन्युटी है, बोनस है, कमीशन है, एरियर्स ऑफ सैलरी है या एडवांस सैलरी है, या इसके अलावा ग्रेचुइटी है, लीव इनकैशमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस जो अभी हम देखेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे पर्क्यूसाइड्स या फैसिलिटी। इस फैसिलिटी या जो पर्क्यूसाइड्स का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें एक एम्प्लॉयज़ जो होता है अलाउंसेस के अलावा बहुत सारे फैसिलिटीज़ देता है, जो एक एम्प्लॉय अच्छे से उसको बेनिफिट में ले पाए। और अलाउंसेस का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। या और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ध्यान पे रखिएगा। आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन होता है और एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम इस पूरे कैलकुलेशन में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को लेंगे, और जो भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड में जो भी बॉस अपना एक्स्ट्रा जो एफर्ट डालता है, इट मीन्स अगर मेरा 10% कटता है मेरा जो प्रोविडेंट फंड है, और मेरा बॉस भी इसमें 10% ऐड करेगा, तो ध्यान पे रखिएगा मुझे इस पॉइंट को ही लेना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को। बट इसमें भी एक चीज़ ये ध्यान पे रखिएगा कि 12% के ऊपर ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है ये टैक्सेबल होता है। सो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा उस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में कुछ इंटरेस्ट भी कटते हैं, तो ये इंटरेस्ट को भी हमको लेना है। ये भी 9.5% के ऊपर अगर हो तभी टैक्सेबल होगा। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा इन सब को जोड़ने के बाद आता है ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में हम कुछ डिडक्शंस माइनस करते हैं। इस डिडक्शन में जो पहला डिडक्शन होता है ये होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये एक कंपलसरी डिडक्शन होता है, और ये सेक्शन 16IA में हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो डिडक्शन है आपको 50,000 रुपीज़ का मिलता है, या इट मीन्स 50,000 रुपये का। इसके अलावा इंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको डिडक्शन मिलता है। ये जो डिडक्शन होता है ये सभी तरीके के एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है। पहले हम इनके कैलकुलेशन में इसको ऐड करते हैं, देन इसको यहाँ पर डिडक्शन में हम लेते हैं। ये नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता, और इसका जो सेक्शन है ये 16(2). इसके अलावा एक मिलता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, और इसका जो सेक्शन है ये है 16(3). तो ये सारे डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो हमारा मेन सैलरी आता है उसी पे हमें बेसिकली टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम टैक्सेबल सैलरी कहते हैं। सो अब हम बात करेंगे अलाउंसेस के बारे में कि अलाउंसेस का मीन्स होता क्या है। तो देखिए, एन अलाउंस इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ सैलरीड एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर टू मीट अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव सैलरी। तो ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पर अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि आपको सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलते हैं ताकि आप अपने खर्चों को कर पाओ, और ये फिक्स अमाउंट रहते हैं, ये आपको मनी के रूप में मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं अलाउंसेस। और एक होता है पर्क्यूसाइड जिसे हम कहते हैं फैसिलिटी। तो उसमें आपको क्या रहता है, उसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, उसमें आपको पैसे नहीं मिलते, उसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कार की फैसिलिटी, रहने के लिए घर की फैसिलिटी। बट अलाउंसेस में क्या होता है, आपको कुछ पैसे मिलते हैं ताकि आप अपने उन खर्चों को कर पाओ। यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। पर्क्यूसाइड्स में आपको फैसिलिटीज़ मिलते हैं, और अलाउंसेस में आपको एक फ़िक्स अमाउंट मिलता है ताकि आप अपने खर्चों को बियर कर पाओ। अब हम बात करेंगे कुछ अलाउंसेस के बारे में। तो पहला जो अलाउंसेस है ये है हाउस रेंट अलाउंस। अब ध्यान में रखिएगा, सपोज़ मेरा अगर जॉब किसी सिटी में या किसी स्टेट में अगर लगता है, और वहाँ पर अगर मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मेरा बॉस मुझे हाउस रेंट अलाउंस अगर देता है और मैं खुद किराए के मकान पे रहता हूँ, तो उस कंडीशन पे ध्यान पे रखिएगा, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है ये पार्टली टैक्सेबल होता है। तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। तो इसके कैलकुलेशन में आप ध्यान पे रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको मीनिंग ऑफ सैलरी पहले आपको निकालना पड़ेगा। ये पूरा कैलकुलेशन हम अभी आपको समझाएंगे, पर पहले आपको मीनिंग ऑफ सैलरी ध्यान देना पड़ेगा। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में आपको क्या करना है, आपको लेना बेसिक सैलरी, इसके अलावा डीएनएस अलाउंस लेना होता है महंगाई भत्ता। ये भी आपको अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको लेना है। यहाँ लिखा है कि पार्ट ऑफ अ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स रहते हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है।
इसके अलावा हमको कमीशन ऑन सेल लेना है। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो भी हमारा अमाउंट आता है तो दैट इज़ कॉल्ड मीनिंग ऑफ सैलरी। और इस मीनिंग ऑफ सैलरी को हमको अब कैलकुलेशन में यूज़ करना है। तो आप ध्यान पे रखिएगा, अब हम करेंगे एच आर ए का कैलकुलेशन। एच आर ए के कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है एक्चुअल एच आर ए रिसीव्ड, ये सबसे पहला पोर्शन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लेस करना है। लेस में फिर से आपको फर्स्ट पॉइंट लेना और यहाँ पर आप लेंगे एक्चुअल एच आर ए रिसीव्ड, फिर से आप लेंगे। देन सेकेंड पॉइंट आप लेंगे रेंट पेड। तो ध्यान पे रखिएगा, आप जो भी रेंट आप जो पे कर रहे हैं, आप सपोज़ मेरी अगर जॉब अगर मुंबई में लग गई और मैं वहाँ किराए के मकान में रह रहा हूँ, तो सपोज़ अगर मैं 20,000 पर मंथ अगर मैं पे कर रहा हूँ तो ये वो रेंट होगा। और इसमें हम माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, जो हमने अभी मीनिंग ऑफ सैलरी जो मैंने बताया उसका 10%, जो भी अमाउंट आएगा इसको लेस करने यहाँ लेंगे। और थर्ड होता है आपका 40% ऑफ सैलरी, और एक होता है 50% ऑफ सैलरी। तो 40% ऑफ सैलरी आप तब करेंगे जब आप 4 मेट्रो सिटीज़ को छोड़कर किसी भी अदर सिटीज़ में अगर आप रहते हैं। जैसे अगर मैं मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई को छोड़ दूं और बाकी मैं किसी भी सिटीज़ में अगर मैं रहता हूं, चाहे मैं रायपुर में रहूं या फिर मैं कर्नाटका में रहूं और वहां मेरा जॉब लगता है, तो वहां पर 40% ऑफ सैलरी होगा। बट अगर मेट्रो सिटीज़ अगर हम ले रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो इस कंडीशन में 50% ऑफ सैलरी होगा। तो इन दोनों में से किसी एक को हमें चूज़ करना है और यहाँ भी हमको लेना है। फिर इन तीनों में हम देखेंगे कि विच एवर इज़ लेस, जो तीनों में से कम हो, जो कम होगा यहाँ पर हम लेंगे। और जो एक्चुअल मुझे जो मिल रहा है जो भी एच आर है उसमें मैं इसको लेस कर दूंगा। तो ये कुछ वर्किंग नोट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है एक्चुअल एच आर ए रिसिव्ड, देन 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी। और हाउस अगर मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, मद्रास मीन्स चेन्नई में इस्टेब्लिश हो। और इसके अलावा रेंट पेड, रेंट में हम माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। और एक चीज़ आप ये ध्यान पे रखिएगा, अगर सपोज़ मेरा जहाँ जॉब लग रहा है और वहाँ पर अगर मेरा खुद का पर्सनल घर है, तो उस कंडीशन में मैं किराए पे तो नहीं रहूँगा, मेरा खुद का घर है। तो मेरा बॉस मुझे जो भी एच आर ए देगा, पूरा पूरा जो एच आर ए होगा ये होगा फुली टैक्सेबल। सो अब हम बात करेंगे ओवर टाइम अलाउंसेस के बारे में। तो ओवर टाइम अलाउंसेस आप ध्यान पे रखिएगा, अगर मैं किसी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करता हूँ या एक्स्ट्रा टाइम अगर मैं वहाँ पर देता हूँ अपने काम को के सिलसिले में, तो मेरा बॉस मुझे जो भी एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस देगा, मुझे जो कुछ पैसे देगा, तो इसे हम कहते हैं ओवर टाइम अलाउंसेस। तो ये जो ओवर टाइम अलाउंसेस होता है ये होता है फुली टैक्सेबल। देन होता है डी एन एस अलाउंस। डी एन एस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। तो ये जो डी एन एस अलाउंस होता है ये बेसिकली महंगाई को हम कैसे, जब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन होता है या फिर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो इन सब को वहन करने के लिए, इन सब को कवर करने के लिए मेरा बॉस ये मुझे भत्ता या अलाउंसेस देता है। तो ये भी दो तरीके से होती है, एक होता है अंडर द टर्म्स और एक होता है नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा ध्यान पे रखिएगा, चिल्ड्रन और डीएनएस अलाउंस जो होता है दोनों कंडीशन में ही टैक्सेबल होगा, चाहे वो अंडर द टर्म्स हो या नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। तो ध्यान पे रखिएगा, अगर मेरा बॉस मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा पैसे देता है ताकि मैं अपने जो चिल्ड्रन है अपने में चिल्ड्रन को पढ़ा पाऊँ, तो ये जो अलाउंसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो ये अलाउंसेस में ध्यान रखिएगा, अगर मैं मान लिया जाए कि मैं अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेंसेस कर रहा हूँ 5,000 रुपीज़, तो उस कंडीशन पे मेरा बॉस सपोज अगर मुझे 5,000 रुपीज़ देता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो ये जो अलाउंसेस होगा ये एग्जेम्प्टेड लिमिट होता है, ध्यान पे रखिएगा, 100 रुपीज़ पर मंथ। और इसमें भी मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं हम 2 बच्चों तक लेते हैं और इंटू 12 मंथ्स, और जो भी अमाउंट आएगा लेस करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा यही आपका होगा टैक्सेबल। इसके अलावा बात करेंगे हॉस्टल अलाउंस। मेरा बॉस अगर मुझे क्या करता है, मेरे बच्चों को हॉस्टल में अगर मैं रखना चाहता हूँ तो हॉस्टल में रखने के लिए कुछ पैसे जो देते हैं दैट इज़ कॉल्ड हॉस्टल अलाउंस। और ये अलाउंस भी होता है, ये भी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए होता है और 300 रुपये पर मंथ तक ये एग्जेम्प्टेड होता है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपीज़ पर मंथ 2 बच्चों के लिए, और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में 300 रुपीज़ पर मंथ, ये भी 2 बच्चों के लिए होता है जो एग्जेम्प्टेड के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आप ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पर मेरा घर है, मुझे मेरे घर से मुझे मेरे ऑफिस तक जाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस मेरा बॉस देता है ताकि मैं क्या करूँ, अपने घर से अपने ऑफिस तक आ पाऊँ, तो चाहे मैं कैब ले लूँ या फिर बहुत सारे चीज़ें, तो मेरा बॉस मुझे क्या करता है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है ये होता है नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए फुली टैक्सेबल। बट कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जैसे जो हैंडीकैप्ड होते हैं, चाहे वो डीफ होते हैं, डम होते हैं या ब्लाइंड होते हैं, ऐसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनके लिए ये 3,200 रुपीज़
पर मंथ जो होता है ये होता है एग्जेम्प्टेड। अगर सपोज़ मैं हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई हूँ और मुझे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, तो जितना भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 3200 रुपीज़ पर मंथ ही ये एग्जेम्प्टेड होगा। बट नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए फुली टैक्सेबल होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे रनिंग अलाउंस के बारे में। तो ध्यान रखिए, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो किसी रनिंग बिजनेस या किसी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में काम करते हैं, तो उनको डेली अलाउंसेस ना मिलकर उनको रनिंग अलाउंसेस मिलता है। तो ये रनिंग अलाउंसेस के कैलकुलेशन में ध्यान पे रखिएगा। जो भी मुझे रनिंग अलाउंस मिलेगा वो अमाउंट यहाँ हम लिखेंगे। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट लेना है 70% ऑफ रनिंग अलाउंस। तो सपोज़ मुझे 1 लाख मिला तो 1 लाख का 70% यहाँ आ जाएगा 70,000। और सेकेंड यहाँ पर होता है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ अगर हम ले तो इंटू 12 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1,20,000। तो यहाँ पर आप ध्यान पे रखिएगा, जो भी इन तीनों में से कम होगा, या तो 70,000 या तो 1,20,000, वो मुझे यहाँ बाहर करना है। तो यहाँ 70,000 बाहर हो जाएगा, विच एवर इज़ लेस। तो जो 30,000 जो होगा ये मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ये जो पायलट होते हैं, जो रेलवे के जो ड्राइवर्स होते हैं, उनको ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं, या जो ट्रक चलाते हैं। देन होता है कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस भी एक तरह का टूर के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसा ही होता है। ये भी ऑफिस से रिलेटेड काम करने के लिए, या फिर जब मुझे बाहर जाना पड़ता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो ये अलाउंसेस तब मेरा बॉस मुझे देता है। तो ये जो अलाउंसेस होता है मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करूँगा। दैन डेली अलाउंसेस, ये डेली अलाउंसेस भी ध्यान पे रखिएगा। मेरा बॉस मेरे डेली के एक्सपेंसेस में जो मैं करता हूँ उसके लिए ये बॉस मुझे एक्स्ट्रा पैसे देता है। देन हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस। तो ये ध्यान पे रखिए, ये जो हेल्पर या जो असिस्टेंट अलाउंस है, मेरा बॉस क्या चाहता है कि मैं अपने पास कुछ असिस्टेंट रख लूँ या हेल्पर रख लूँ, तो ये मुझे अलाउंसेस देता है। और एक होता है रिसर्च अलाउंस। मेरा बॉस चाहता है कि मैं एक अच्छा किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करूँ, तो ये मुझे अलाउंसेस या कुछ पैसे देता है। तो इन चारों पॉइंट में ये आप ध्यान पे रखिएगा, ये सभी जो अलाउंसेस होते हैं ये सभी अलाउंसेस होते हैं एग्जेम्प्टेड। बट इसमें ये भी आप ध्यान पे रखिएगा, ये सारे अलाउंसेस यूज़ होने चाहिए। इट मीन्स पर्टिकुलर जिस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है उस पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। बट अगर यूज़ नहीं हो रहा है, अगर मैं अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ और अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे अगर रिसर्च के लिए मैं पैसे जो मुझे मिल रहे हैं वो मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में पूरा जो अमाउंट होगा ये हो जाएगा टैक्सेबल। बट अगर मैं यूज़ करता हूँ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो वो हो जाएगा एग्जेम्प्टेड। इसके अलावा हम बात करेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस जो होता है ये होता है एग्जेम्प्टेड। देन फॉरेन अलाउंस, सपोज़ अगर मेरा जॉब मेरी कंपनी मुझे क्या करती है, मेरी कंपनी मुझे भेजती है अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए, तो वो मुझे कुछ फॉरेन अलाउंस देती है, तो ये जो फॉरेन अलाउंस होगा ये भी होगा एग्जेम्प्टेड। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं इनको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं ये सारे अलाउंसेस होते हैं एग्जेम्प्टेड। तो ये 3 अलाउंसेस होते हैं एग्जेम्प्टेड। यहाँ भी वही पॉलिसी कि इन पर्टिकुलर काम के लिए ये अलाउंसेस यूज़ होना चाहिए, बट अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो हो जाएगा टैक्सेबल। देन मेडिकल अलाउंस, ध्यान रखिएगा, मेडिकल अलाउंस जो होता था पहले ये 15,000 रुपये तक एग्जेम्प्टेड होता था, बट अभी इस साल जितना भी मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा पूरा अलाउंस आपको जो होगा ये होगा टैक्सेबल। आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा पाओ या अपने रिलेटिव्स का मेडिकल ट्रीटमेंट करा पाओ, इसलिए आपको ये अलाउंसेस मिलता है, और ये अलाउंसेस जो होता है ये होता है फुली टैक्सेबल। देन हम बात करेंगे ट्रिबल एरिया अलाउंस की। तो ट्रिबल एरिया अलाउंस में ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जो पिछड़े एरिया हम लोग जिनको कहते हैं, जैसे जो सही तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, त्रिपुरा है, असम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा। इन एरियाज़ को हम ऐसे एरिया मानते हैं जो अभी सही तरीके से डेवलप नहीं है। तो ऐसे एरियाज़ में अगर मेरा जॉब लग रहा है तो उस कंडीशन में मेरा बॉस मुझे ये ट्रिबल एरिया अलाउंस देगा, और ये जो अलाउंस होगा ये 200 रुपीज़ पर मंथ तक ही एग्जेम्प्टेड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस की। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस वो अलाउंस होता है जो मुझे मेरा बॉस इसलिए देता है ताकि मैं अपने जो कस्टमर्स जो मेरे पास जो आते हैं, जो हमारे कंपनीज़ में कस्टमर्स आते हैं, उन कस्टमर्स को मैं कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा पाऊँ। चाहे मैं उन्हें कुछ होटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊँ, या ड्रिंक दूँ या मिल्स दूँ या उनका एंटरटेनमेंट करूँ, तो मेरा बॉस मुझे ये अलाउंसेस इसी पर्पज़ के लिए ही देता है, ताकि मैं अपने कस्टमर्स का एक मनोरंजन कर पाऊँ, ताकि ये कस्टमर्स हमारी कंपनी से बने रहें। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है ये जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ में जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है फुली टैक्सेबल। बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये क्या होता है, पहले हमको इसको सैलरी की कैलकुलेशन में लेना होता है और देन इसका डिडक्शन मिल जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को।
इसके डिडक्शन जो होता है ये अंडर सेक्शन 16(2) में इसका डिडक्शन मिलता है। तो इसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। इसके कैलकुलेशन में क्या होता है, ध्यान पे रखिएगा, 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी लेंगे। ये ग्रॉस सैलरी वो है जिसमें किसी भी तरह का अलाउंसेस या किसी भी तरह का परक्यूसाइड्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम लेंगे एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस जो भी मुझे मिल रहा है, और ध्यान रखें यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने पहले से फिक्स करके रखा है, ये है 5,000 रुपीज़। तो इन तीनों में से जो कम होगा वही इस पूरे पर्टिकुलर डिडक्शन में यहाँ पर काउंट होगा। जैसे सपोज़ अगर मुझे 6,000 रुपीज़ अगर मुझे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, तो पहले मैं करूँगा 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी, वो यहाँ लेंगे। देन उसके बाद एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, इट मीन्स मुझे 6,000 ही मिल रहा है, और इसके अलावा 5,000 ये तो पहले से फिक्स्ड है। तो इन तीनों में से हम कंपेयर करेंगे, जो सबसे कम हो वही हमको बाहर लेना है और ये 6,000 में हमें लेस करना है। ये 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सिटी कंपल्सरी अलाउंस। तो ध्यान पे रखिएगा, ये ऐसे अलाउंसेस होता है जो बेसिकली मेट्रो सिटीज़ में मैं एक हाई कॉस्ट लिविंग यहाँ पर्टिकुलर में उस लिविंग स्टैंडर्ड को मैं वहन कर पाऊँ या अच्छे से मैं रह पाऊँ, तो मुझे ये मेरा बॉस इसीलिए सिटी कंपल्सरी अलाउंस देता है। इसके अलावा कैश अलाउंस, सिटी कंपल्सरी अलाउंस जो होता है ये होता है फुली टैक्सेबल। इसके अलावा कैश अलाउंस, तो ध्यान पे रखिएगा, ये एक ऐसा अलाउंस है जो मुझे मेरा बॉस बेसिकली कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ये अलाउंसेस देता है, चाहे वो मैरिज के लिए हो या फिर मैं कहीं पर छुट्टियाँ यहाँ पर मैं छुट्टियाँ कर पाऊँ या फिर कहीं पर घूम के आ पाऊँ, जिसे हम कहते हैं हॉलीडे अलाउंस। तो ये मुझे कैश के रूप में देता है इन ऑब्जेक्ट्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो ये भी होगा फुली टैक्सेबल। इसके अलावा सर्वेंट अलाउंस मीन्स ऐसा अलाउंस होता है कि मेरा बॉस चाहता है कि मैं अपने पर्टिकुलर घर में या कहीं पर भी मैं नौकर रख पाऊँ, सर्वेंट रख पाऊँ, तो ये भी होगा फुली टैक्सेबल। और इसका वार्डन अलाउंस, ध्यान रखिए, वार्डन अलाउंस एक ऐसा अलाउंस होता है कि अगर मैं मेरी जॉब कहीं एक ऐसे जगह पे हो रही है जहाँ का मैं वार्डन हूँ या जहाँ का मैं कीपर हूँ, तो उस कंडीशन पे ध्यान पे रखिएगा, ये जो अलाउंसेस मिलेगा ये भी अलाउंसेस होगा टैक्सेबल। सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।